आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा। संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा जो 26 जनवरी 19 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस संविधान में भी मूल ढांचे की अवधारणा का कोई भी प्रावधान नहीं था। लेकिन आज मूल ढांचे की अवधारणा जो है वो संविधान में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसी बारे में चर्चा करेंगे कि संविधान की मूल ढांचे की जो या मूल संरचना की अवधारणा है वो कैसे संविधान में आई। संविधान के मूल संरचना जैसे टर्म का इस्तेमाल जो है वो संविधान में कहीं नहीं किया गया है। फिर भी केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था कि मूल संरचना संविधान में क्या है और यह कैसे हुआ। जो बातें संविधान में भी नहीं लिखी हुई हैं वो आखिर आज इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो गई है। जो ये अवधारणा आई मूल संरचना की, इसका मुख्य जो कारण है वो है मूल अधिकार और राज्य। संविधान के भाग 3 मूल अधिकार और संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में हुए टकरावों से दोनों में इतना कुछ ऐसे अंतर विरोध हैं जिसकी वजह से ही मूल संरचना की अवधारणा आई। और ऐसा नहीं है कि संविधान के कुछ सालों बाद ये बात आई, जैसे ही संविधान लागू हुआ तुरंत इस बातों में विवाद दिखने लगे थे कि मूल ढांचे के कारण ही जो संविधान में जो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उनके बीच राज्य संविधान में टकराव उत्पन्न हो गए। और ये कोई विरोध छोटा मोटा नहीं था जिससे नजर फेर ली जाती। आजादी के बाद, क्योंकि आजादी के बाद भारत ने समाजवाद आधारित अर्थव्यवस्था पर चलना शुरू किया था और उस समय शायद देश की परिस्थिति भी ऐसी थी कि देश को सूट भी ऐसा ही करता था। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज्यादा कुछ करने का स्कोप भी नहीं था। ऐसे में जो कंप्लीट रूप से जो लोग भी थे वो बहुत कुछ लोग और परिस्थितियां सरकार पर ही डिपेंड करती हैं। और समाजवाद आधारित जो हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो मुख्य रूप से समाजवाद पर आधारित हैं। जब उन्हें लागू करने की कोशिश की गई तो कुछ संवैधानिक विरोध सामने आए। क्या था कि ये क्या विरोध थे वो जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19(1). अनुच्छेद 19(1) में एक धारा है F, ठीक है, 1F में है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 1F में है संपत्ति का अधिकार और ये देता है किसी भी व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार। और वही मूल नीति निर्देशक तत्व जो है और खासकर कह सकते हैं 39 बी और सी जो मुख्य रूप से है 39 के क्लॉज बी और सी, इसमें लिखा है कि संपत्तियों और संसाधनों का समतापूर्वक वितरण और धन के असंकेंद्रण पर बल देना है। इस प्रकार कह सकते हैं कि समाज जो है वो समाज आधारित असमानताओं को खत्म करके सभी को बराबर का दर्जा लाने की बात करते हैं 39 बी और सी। उस समय जमींदारी प्रथा का दौर था। एक एक जमींदार के पास सैकड़ों हजारों बीघे जमीन हुआ करती थी। असमानता खत्म करने के लिए सबसे जरूरी था कि जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया जाए और उनकी कुछ जमीनों को आम आदमी को दे दिया जाए या फिर उस जमीन पर फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे लगाए जाए कि ताकि समाज के निचले तबके के लोगों को ऊपर लाया जा सके। ये था अनुच्छेद 39 और परिस्थितियां भी थी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल करना सही था क्योंकि असमानता खत्म करने की ही तो बात करता है। पर अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31, अगर अनुच्छेद संपत्ति का मूल अधिकार जो अनुच्छेद 31 में दिया गया है और 19 में भी दिया गया है, जो संपत्ति का अधिकार देता है, इसके अनुसार जो था वो संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था और इसे छीना नहीं जा सकता था, क्योंकि अनुच्छेद 13 के अनुसार ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अनुच्छेद जो 13 है ये मूल अधिकारों को खत्म होने से रोकता है। जबकि एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 कहता है कि संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार देता है, यानी कि आवश्यकता अनुसार संविधान में
कहीं भी संशोधन किया जा सकता है, जिससे कि जन कल्याण के लिए सही प्रावधान संविधान में डाला जा सकता है। आप खुद सोच सकते हैं कि एक कानून वही चीज करने को देती है और एक चीज वही कानून करने से रोकती है, तो ये एक दूसरे के प्रति कितना बड़ा विरोध है। ये हमारा था एग्जाम्पल एक की एक तरफ संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद देते हैं अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 39, और दूसरी तरफ अनुच्छेद जो 39 है वह कहता है कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार हो कि समाज में समानता है। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें कि किस प्रकार और किस कारण से नीति निर्देशक तत्वों मूल अधिकारों में बात हुई है। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 14, 15 और 16। ये 3 अनुच्छेद मूल अधिकारों में है, जो कि समानता की बात करते हैं कि इन तीनों मूल अधिकारों का मतलब है एक समान व्यवस्था लागू करना। जैसे अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समस्त समानता, 15 कहता है जाति लिंग धर्म के आधार पर कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा, और 16 कहता है अवसर की समानता। जबकि वही ये तो मूल अधिकारों की बात हो गई, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में आता है अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, दुर्बल वर्गों के समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए उनके आर्थिक और शैक्षणिक हितों को प्रोत्साहन देने की बात करता है। फिर वही एक विरोध कि एक तरफ 14, 15 और 16 समानता की बात करते हैं, और वही दूसरी तरफ अनुच्छेद 46 जो है वो विशेष वर्गों के हित के लिए विशेष प्रकार की सुविधा या आरक्षण की बात करता है। फिर से यहाँ भी एक समस्या आती है कि समानता की रक्षा करेंगे तो निचले तबके के लोग कभी भी मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे, और अगर आरक्षण देंगे तो फिर समानता का उल्लंघन होगा। इसी से जुड़ा एक मामला था चंपकम द्वैराजन बनाम मद्रास राज्य। चंपकम द्वैराजन बनाम मद्रास राज्य, जिसके तहत पहली बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्थापित किया गया कि अगर मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों की रेस में अगर कभी कोई विवाद होता है तो मूल अधिकार ही जीतेंगे। और जो चंपकम द्वैराजन बनाम मद्रास राज्य था, इसका 1951 में ये वाद आया था। दरअसल मद्रास सरकार को लगा कि जब तक समाज में कुछ विशेष वर्गों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक वो समाज मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाएगा। इसलिए मद्रास सरकार ने उन कुछ वर्गों के लिए मेडिकल कॉलेज में सीटें आरक्षित कर दी। चंपकम द्वैराजन जो थी एक ब्राह्मण लड़की थी, और वो कम सीटें होने की वजह से उसका एडमिशन नहीं हो पाया, तो उसने मद्रास उच्च न्यायालय में अपने मूल अधिकारों के हनन के लिए एक याचिका दायर की। चंपकम द्वैराजन का कहना था कि 15, 16 अनुच्छेद 15 और 16 और 29(2), जो 29 का जो दूसरा भाग है 29(2) के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुच्छेद 29(2) में कहा गया है कि राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, मूल वंश और लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। इस आर्गुमेंट के आधार पर तो ये बिल्कुल कहा जा सकता था कि सीटों का आरक्षण जो था वो पूर्णतया गलत था, लेकिन फिर सरकार की तरफ से भी आर्गुमेंट दिया गया कि सरकार ने अनुच्छेद 46 का उदाहरण दिया और इसका हवाला देते हुए कहा कि इसके आधार पर सीटों का आरक्षण किया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 46 और 37 ये भी कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो राज्य है वो अपने कर्तव्यों का पालन किया जा रहा है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया, क्योंकि मद्रास जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था वो चंपकम द्वैराजन के पक्ष में सुनाया था, और जब सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट ले गई तो सुप्रीम कोर्ट के सामने यही सवाल था कि क्या मूल अधिकारों के आधार पर मूल अधिकारों का हनन जायज है। तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया
कि समुदाय के आधार पर दिया गया आरक्षण मूल अधिकारों का हनन करता है। इसलिए राज्य एडमिशंस के मामले में जाति या धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर सकती, क्योंकि इससे अनुच्छेद 16(2) और 29(2) का हनन होता है। और साथ में ही इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ी बात और कह दी कि अगर कभी भी मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में टकराव होगा तो उस स्थिति में मूल अधिकारों को ही प्रभावी माना जाएगा, ना कि नीति निर्देशक तत्वों को। क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अगर नहीं भी लागू किया तो ठीक है, उसे वैसे भी उसे लागू करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन मूल अधिकार को बचाना सुप्रीम कोर्ट का या कहीं सर्वोच्च न्यायालय का एक अति आवश्यक दायित्व है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि मूल अधिकारों को संसद द्वारा संविधान प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित जरूर किया जा सकता है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बात भी काफी महत्वपूर्ण रहा। जाहिर है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, लेकिन मूल अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो बाध्यकारी। इससे जाहिर होता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन मूल अधिकार तो है और सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार को ही प्राथमिकता दी। पर जब सब कुछ मूल अधिकार ही है तो फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की आवश्यकता क्या है, या फिर उनकी आवश्यक जरूरत क्या है। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो एक समाजवादी नेता थे, वह समझ गए कि अगर समाज के वंचित तबकों को मुख्य धारा में लाना है तो संविधान में संशोधन करके उसके कुछ प्रावधानों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हर बार सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों को वरीयता देगा और जिससे समाज के जो वंचित हैं वो हमेशा वंचित ही रह जाएंगे। इसलिए 1951 में संविधान में पहला संशोधन किया गया और पंडित नेहरू ने 1951 में ही पहला संशोधन कराया। इसमें 15 में अनुच्छेद 15 में एक धारा जोड़ दी गई 15(4) और इसमें लिखवा दिया कि अनुच्छेद 29(2) में चाहे कुछ भी क्यों ना लिखा हो, अनुच्छेद में 29(2) में चाहे कुछ भी क्यों ना लिखा गया हो, तो कह सकते हैं कि पहले ही संवैधानिक संशोधन में पंडित नेहरू ने यह व्यवस्था की कि अनुच्छेद 29(2) में कुछ भी लिखा है, अनुच्छेद 29(2) में चाहे कुछ भी क्यों ना लिखा हो, राज्य अगर चाहे तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को या फिर कहें SC/ST वर्ग के उत्थान के लिए कोई भी विशेष उपबंध बना सकता है। और दूसरा संशोधन जो है उन्होंने अनुच्छेद 31 में किया। जो पहला जो किया था, जो पहले संवैधानिक संशोधन के जरिए जो पहले जो धारा संशोधित किया गया वो अनुच्छेद 15 था और दूसरा जो था वो अनुच्छेद 31 था। अनुच्छेद 31 में एक धारा 31(4) जोड़ी गई, जिसमें ये लिखवा दिया गया, 31 में धारा नहीं जोड़ी गई थी, 31 में यह उपबंध जोड़ा गया और साथ में 31 का एक धारा जोड़ी गई, जिसके माध्यम से जमींदारों व अन्य लोगों से लोकहित में जमीन अधिग्रहण करना आसान कर दिया गया। मतलब कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए उन्होंने इस अनुच्छेद का प्रयोग किया और जिसके लिए अनुच्छेद 31 का को जोड़ा गया था। इसके अलावा एक अनुच्छेद 31 खा भी जोड़ा गया। 31 खा जो जोड़ा गया था, इसके तहत जो 31 खा था, इसी के तहत जो है वो अनुसूची 9 का गठन किया गया। अनुसूची 9 का गठन किया गया और लिखवा दिया गया कि अगर कोई कानून नवी अनुसूची में डाला जाता है और कोई प्रावधान और वो प्रावधान मूल अधिकार का हनन भी करता है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब कि अगर अनुसूची 9 में किसी भी प्रावधान को डाला गया है और वह मूल अधिकार का हनन भी करता है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए 1951 का जो पहला संवैधानिक संशोधन था वह इतना महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि इसने जमींदारी प्रथा को समाप्त करना यानी कि भूमि सुधार का रास्ता साफ कर दिया।
भूमि सुधार के अंतर्गत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भूमि अधिग्रहण आदि मामले आते हैं। इतना संशोधन के बाद हुआ ये कि एक तो जमींदारों की जमींदारी गई, उनका बहुत सारी जमीन जो है वो सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर ली गई। अब वो लोग कोर्ट भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि पहले संवैधानिक संशोधन में साफ साफ लिख दिया गया है कि इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि अनुच्छेद 13 में साफ साफ लिखा है कि मूल अधिकारों को कम करने वाली विधि उतने ही मात्रा में खारिज की जाएगी जितनी मात्रा में वह मूल अधिकार का हनन करती है। इसलिए अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान जो संशोधन पहला था उसे असंवैधानिक माना जाए। तो यह बात था वो शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ के मामले से जुड़ा हुआ है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ये आया था 1951। जब पहले संविधान के संशोधन के माध्यम से बहुत सारे जमींदारों की जमीनें सरकार ने अधिग्रहित कर ली, तो बिहार के एक जमींदार शंकरी प्रसाद ने पहले संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी और इस आधार पर चुनौती दी कि ये मूल अधिकारों का हनन करता है और पहला संवैधानिक संशोधन गलत है, क्योंकि सरकार ने अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके मूल अधिकारों में संशोधन किया है और मूल अधिकार को कम कर दिया है, जबकि अनुच्छेद 13 के हिसाब से ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुच्छेद 13 में साफ साफ लिखा है कि किसी भी स्थिति में मूल अधिकारों को खत्म या कम नहीं किया जा सकता। पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शंकरी प्रसाद के आर्गुमेंट्स को या तर्क को खारिज करते हुए कहा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि अनुच्छेद यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अनुच्छेद 13 कहता है कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों का हनन करती हो, लेकिन पहला संविधान जो संशोधन है कोई नया कानून नहीं बनाया गया, केवल संशोधन किया गया। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि 13 और 368 दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए दोनों को एक दूसरे से रिलेट करना ठीक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मौलिक अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, क्योंकि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द का जिक्र है, संवैधानिक संशोधन शब्द का जिक्र नहीं है। निर्णय जो था वो भारत सरकार के पक्ष में गया। इस तरह पहले संवैधानिक संशोधन से जमींदारी उन्मूलन का रास्ता खुल चुका था। धीरे धीरे सभी राज्यों ने अपने अपने राज्य में अपने अपने हिसाब से भूमि सुधार का कानून बनाया और इस प्रक्रिया को जारी रखा। जब 17वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 17वां संवैधानिक संशोधन 1964 में जब राजस्थान में भी भूमि सुधार को लागू किया गया, तो सज्जन सिंह ने भी उसी मामले को उठाया जो शंकरी प्रसाद ने उठाया था, यानी कि अनुच्छेद 13 के आधार पर कोई भी उनसे मूल अधिकार नहीं छीन सकता। यहाँ एक बात याद रखने की एक चीज और है कि संपत्ति का अधिकार अभी भी मूल अधिकार का हिस्सा था, बस उसकी शक्तियों को कम कर दिया गया था। जबकि संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया मोरारजी देसाई सरकार ने 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा था, तब इसे एक सामान्य कानून बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन सिंह के मामले में भी वही फैसला सुनाया जो शंकरी प्रसाद के मामले में सुनाया था, यानी कि अनुच्छेद 13 का संबंध अनुच्छेद 368 से नहीं है। लेकिन ठीक इसके 2 साल बाद, मतलब कि 1967 में बहुत सी चीजें पलट गई और जो भी हुआ उससे मामला थोड़ा और बिगड़ गया, क्योंकि तब 1967 में एक मामला आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इस मामले में पूरे मामले में एक नया मोड़ आया। गोलकनाथ में भी उसी मुद्दे को उठाया जो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह उठा रहे थे, पर साथ में उन्होंने 17वें संवैधानिक संशोधन को भी गलत ठहराया। इस बार सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो चौंकाने वाला था। 11 जजों की बेंच ने 6:5
के बहुमत से फैसला सुनाया और पहले के सारे फैसलों को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 13 और 368 से मुक्त नहीं है। संसद अनुच्छेद 368 का उपयोग करके मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि विधि बनाना चाहे संविधान में संशोधन करके बनाया जाए या फिर नया प्रावधान करके बनाया जाए, दोनों का प्रभाव एक समान रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब तक जो भी कानून इस संबंध में बन चुके हैं या फिर कहें जिस किसी की भी जमीन छीनी जा चुकी है उसको तो वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन अब से मतलब कि 1967 से गोलकनाथ पंजाब वर्सेस राज्य के मामले से अब एक कानून अवैध है और इसका इस्तेमाल अब और नहीं किया जा सकता। तो ये था गोलकनाथ वाद और इसके बाद का आगे अगला भाग कल पढ़ते हैं।